integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर कैरियर। अपन कर रहे थे खेतीबाड़ी मींस इरिगेशन इंजीनियरिंग। अपन ने देखे क्या मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, क्या मेरी वाटर, कितना वाटर, कैसा वाटर, क्या वाटर की क्वालिटी होती है ना। आज अपन देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या हो जाता है कि मेरा, अगर मैं एक खेत में मेरी क्रॉप फसल लगाता हूं तो ये फसल को कितना पानी चाहिए। अब ये पानी किसी भी रूप में होता है, चाहे इसको ग्रो के लिए होना चाहिए, चाहे लीचिंग के लिए हो, चाहे इवापोट्रांसपिरेशन को कंप्लीट करने के लिए हो, ठीक है। तो सारा मेरा जो कंप्लीट वाटर चाहिएगा उसी में क्या कह सकता हूं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, है ना। अब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग एनवायरमेंट पे, अलग अलग क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। जहां पर मेरी सर्दी ज्यादा होगी वहां वाटर कम चाहिए, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां वाटर ज्यादा चाहिए, जहां पर मेरी वाटर टेबल नीचे होगी वहां वाटर किस प्रकार चाहिए, कौन से फैक्टर उसको डिपेंड करते हैं वो सब अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अपना क्या होता था, जैसे ये मेरा फील्ड है ना, और फील्ड में यहां पर मेरी फसल लगी हुई, ये इसकी रूट्स है, ये रूट जोन है, ठीक है। यहां पर अपना फील्ड कैपेसिटी हुआ करता था और नीचे इसके हुआ करता था परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, है ना। इसके बीच में जो वाटर होता था उसे मैं क्या कहता था, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। और जो पीडब्ल्यूपी के नीचे जो वाटर हुआ था इसको कहता था मैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब जैसे ही मैं इस फील्ड में पानी देता हूं, जैसे ही मैं इरिगेशन स्टार्ट करता हूं, है ना, यहां पर मेरा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट, मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है। अब जैसे ही मैं पानी दे रहा हूं तो इनिशियली जो मेरा वाटर है वो कहां जाएगा, इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे की तरफ जाएगा। मींस जो मैं इनिशियल में जैसे जैसे वाटर दे रहा हूं वो मेरा क्या होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जाएगा। यानी कि यहां पर जो मेरा वाटर होगा वो मेरा क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब कुछ पॉइंट के बाद जब मेरा पानी इस लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल के बाद पानी कहां आएगा, मेरा कैपिलरी वाटर में बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे कैपिलरी वाटर से बढ़ते बढ़ते कहां आएगा, एफसी। और जब पानी फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच जाता है तब मेरा क्या होता है, रूट जोन में पानी आराम से ले सकता है ना, आराम से यहां पर पानी खींच सकता है। मींस मेरा यहां मैक्सिमम ग्रोथ होगी इसकी, किसकी, इस फसल की, इस प्लांट की। फिर और अगर पानी दोगे और पानी दोगे तो मेरा प्लांट क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मेरी वाटर लॉगिंग स्टार्ट होना चाहिए। एक्सेस वाटर आ गया, एक्सेस वाटर मींस यहां पर मेरी क्या हो गई, वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्सेस वाटर के कारण क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अब वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो गई, फिर जैसे जैसे पानी दो मींस मेरे प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, कम होती जाती है। गॉट इट। तो इनिशियली जो मेरा वाटर होता है वो मेरा क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। और जहां पर मेरा ये मेरा पॉइंट क्या हो जाता है, फील्ड कैपेसिटी हो जाता है। यहां पर मेरी प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक्सेस वाटर के कारण मेरी वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। और वाटर लॉगिंग होना मींस मेरा प्लांट की ग्रोथ कम हुई, मेरे प्लांट को हानि पहुंचती है, इफेक्ट होता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो मेरा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मींस total quantity of water required, total quantity of water required from time of जब मैं बीज बोता हूं और उसको काटना हूं। यानी कि फसल के लिए जब मैं बीज सोविंग करता हूं और हार्वेस्टिंग से, सोविंग टू हार्वेस्टिंग के लिए जो मेरे को पानी चाहिए, सोविंग टू हार्वेस्टिंग के लिए इसके बीच में जो भी पानी चाहिए वो मेरा क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है उस क्रॉप के लिए। गॉट इट, ओके। अब ये वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो सारे अपन देखते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान रखना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ड्यूटी, डेल्टा सब इसी में से आते हैं, आपको सबको पता है। नेक्स्ट,
चलो, अब जैसे ये मेरा फील्ड है, फील्ड में मैं जैसे ही सोविंग करता हूं, है ना, सीड्स की सोविंग करता हूं, सीड सोविंग करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, फील्ड को लेवल करना पड़ेगा, इससे पहले कुछ वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर मेरी क्या होती है, फर्स्ट वाटरिंग होती है, फर्स्ट वाटरिंग, है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया, सोविंग ऑफ सीड्स, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड बता रहा है कि मेरी फर्स्ट वाटरिंग हुई, उसके थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, सोविंग ऑफ सीड्स, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मेरा फसल कटी, तो यहां पर मैं फसल क्या काटूंगा लास्ट जाते जाते, तो यहां पर हुई हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग करने से पहले भी तो मैं कुछ पानी दूंगा, तो ये जो पानी होता है ये होती है मेरी लास्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग, गॉट इट। अब जब सोविंग ऑफ सीड्स हो गए तो पौधा थोड़ा बड़ा, उसके बाद मैं उसको पानी देता हूं यहां पर, ठीक है। ये हो गई मेरी सोविंग ऑफ सीड्स के बाद मेरी जो फर्स्ट वाटरिंग होती है, गॉट इट। अब देखो, अब इसे अच्छे से समझना, जो मेरी फर्स्ट वाटरिंग जो मैं बिफोर सोविंग ऑफ सीड से आफ्टर बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ सीड, यानी कि फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग कौन सी, बिफोर सोविंग ऑफ सीड से बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इसको मैं क्या बोलता हूं, बेस पीरियड, क्या बोलता हूं, बेस पीरियड। और जो मैं फर्स्ट वाटरिंग करता हूं बिफोर सोविंग ऑफ सीड्स, वो मेरी उसको मैं क्या बोलता हूं, पेलियो इरिगेशन। मींस इरिगेशन करते हैं कब, जब फसल को उगाने से पहले जो इरिगेशन करते हैं, पेलियो मींस पहले, तो फसल को बीज को सोविंग करने से जो पहले मैं फसल उगाता हूं, पानी देता हूं, वो मेरा क्या होता है, पेलियो इरिगेशन होता है, गॉट इट। पेलियो इरिगेशन क्या हुआ, समझ में आया। फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस पीरियड। और बेस पीरियड अपन किस में लेते हैं, डेज में लेते हैं। अब एक टर्म आती है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है, जो मैं सीड्स सोविंग करता हूं, सोविंग ऑफ सीड्स से हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, क्रॉप पीरियड। क्या बोलता हूं, क्रॉप पीरियड। तो मेरा क्रॉप पीरियड क्या हुआ, सोविंग ऑफ सीड, टाइम बिटवीन सोविंग ऑफ सीड्स टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इसके बीच में जो भी मेरा टाइम पीरियड होता है इन डेज, वो मेरा क्या होता है, क्रॉप पीरियड। और फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस पीरियड। अब आप कह रहे हो ये क्या फर्स्ट वाटरिंग, तो मेरा जब मैं सोविंग ऑफ सीड्स कर देता हूं, उसके बाद प्लांट थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ा थोड़ा जब प्लांट ग्रो कर दिया, तो उसके बाद जो मैं फर्स्ट वाटरिंग देता हूं, ठीक है, उसे मैं क्या बोलता हूं, कोर वाटरिंग। क्या बोलता हूं, कोर वाटरिंग। और इस वाटरिंग की डेप्थ जो होती है उसे मैं बोलता हूं कोर डेप्थ। मतलब कितना पानी, कितनी डेप्थ के लिए, कितना डेप्थ में पानी देता हूं, कब, सोविंग ऑफ सीड्स के कुछ टाइम बाद, जब मेरा प्लांट थोड़ा ग्रो कर ले, उसे मैं क्या बोलता हूं, कोर डेप्थ। और ये जनरली मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं पूरी क्रॉप के टाइम पीरियड में। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर कब प्रोवाइड करते हैं, जो मेरी सोविंग ऑफ सीड्स के बाद जो पानी प्रोवाइड करता हूं फर्स्ट वाटरिंग, उससे क्या होती है, मैक्सिमम डेप्थ होती है, गॉट इट। तो क्या आया मेरा, बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, समझ में आया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोविंग ऑफ सीड्स टू लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, जो होता है वो मेरा क्या हो गया, बेस पीरियड, ठीक है। क्रॉप पीरियड क्या होता है, सोविंग ऑफ सीड्स टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, क्रॉप पीरियड। अब जो मैं वाटर देता हूं, कौन सा, सोविंग ऑफ सीड्स के बाद जो मैं डेप्थ ऑफ वाटर देता हूं उसे क्या देता हूं, बोलता हूं कोर डेप्थ। और उस वाटरिंग को क्या बोलता हूं, कोर वाटरिंग। और ये कोर वाटरिंग मेरी मैक्सिमम डेप्थ होती है। सोविंग ऑफ सीड्स से पहले जो मैं वाटरिंग करता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं, पेलियो इरिगेशन। मींस सोविंग ऑफ सीड से जो पहले वाला इरिगेशन, पेलियो मींस पहले वाला इरिगेशन, गॉट इट। तो समझ में आया बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है। अब बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, जनरली मेरा क्रॉप पीरियड वो बेस पीरियड से हमेशा ज्यादा होता है। क्या होता है, क्रॉप पीरियड बेस पीरियड से हमेशा ज्यादा होता है। और ये एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्रॉप पीरियड मेरा हमेशा क्या होगा, बेस पीरियड से ज्यादा होगा। लेकिन जनरली अपन कैलकुलेशन के टाइम क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को इक्वल मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेते हैं, गॉट इट। तो यहां से समझ आया, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में क्या डिफरेंस होता है, कोर डेप्थ क्या होती है, कोर वाटरिंग क्या होती है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो एक ही डायग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना क्रॉप सीजन एंड क्रॉप्स इन इंडिया।
इंडिया में अपने मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है। कौन कौन सी? सबको पता है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। लेकिन अपन इरिगेशन के लिए क्रॉप सीजन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं? रबी, खरीफ, जायद एंड पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स जो 12 ही महीने मेरे क्रॉप रहते हैं उसे मैं क्या बोलता हूं? पेरेनियल। तो यहां अपन न्यू टॉपिक लेते हैं, क्रॉप सीजन। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं ये रबी की क्रॉप कौन सी, इसमें खरीफ की क्रॉप कौन सी है। ठीक है, तो यहां अपन देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले आती है मेरी रबी क्रॉप्स, फिर आती है खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स और पेरेनियल क्रॉप्स। चलो बात करते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो मेरे सर्दियों के टाइम में जो भी क्रॉप्स आती है वो मेरी क्या होती है? रबी क्रॉप्स। तो यहां पहला पॉइंट हो गया जो मेरा विंटर में आता है। अब विंटर का टाइमिंग तो सबको ही पता है, क्या होता है भैया? विंटर के टाइमिंग की बात करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो भी क्रॉप्स आ गई वो मेरी क्या हो गई? रबी की क्रॉप्स हो गई, है ना। अक्टूबर से मार्च के बीच में जो भी क्रॉप्स आ रही है वो मेरी क्या हो गई? रबी की क्रॉप्स हो गई। ठीक है, अब मेरे इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? तो एग्जाम्पल्स में पल्स आ गया, वीट आ गया, ठीक है, ग्राम, बरेली, ये मैं इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे मेरे होते हैं मेन पल्स, वीट, ग्राम, बरेली और मस्टर्ड। ठीक है, ये सारे मेरी कौन से होते हैं? रबी की क्रॉप। अब इसका उल्टा हो जाएगा खरीफ। खरीफ कब आता है? जो मेरी समर में आती है, समर मीन्स गर्मी हो गया। अब ये कहां हो गई? तो ये अक्टूबर से मार्च आ रहा है, तो ये मार्च के बाद क्या हो गया? अप्रैल टू सितंबर। अब इसमें कौन कौन सी होती है? तो इसमें मेन मेरी आ जाती है बाजरा, जवार, राइस, ठीक है, और भी कुछ ऑयल्स होते हैं, टबाको होते हैं, ग्राउंडनट होते हैं, टबाको, ठीक है, ग्राउंडनट। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो मेरी खरीफ के अंदर आती है ना। अब आती है जायद वाली फसलें जो भी होती है वो मार्च टू जून आती है, मार्च टू जून। अब जायद में कौन सा है? जो भी सारे फ्रूट्स, जो भी सारे वेजिटेबल्स है वो क्या कहलाती है? जायद क्रॉप्स में आती है। तो फ्रूट्स कोई भी, वाटरमेलन, मेलन, सारे कुछ भी, सिट्रस वगैरह, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट किस में आती है? जायद क्रॉप्स में। पेरेनियल क्रॉप्स की बात करें तो जो 12 महीने फसल रहती है वो क्या होती है? मेरी पेरेनियल क्रॉप्स। और एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जा चुका है, शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बार बार पूछा जा चुका है, जो अप्रोक्सीमेट 12 महीने रहता है। ठीक है, इसको बोलते भी है कि 365 डे या 364 डेज ये अपने फील्ड में रहता है। गॉट इट? तो ये होती है मेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप और पेरेनियल क्रॉप। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। ठीक है, मेरी विंटर में कौन सी आती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी एंड डेल्टा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे। चलो, ड्यूटी एंड डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्यूटी क्या होता है? ये मेरा खेत है, इस खेत में अगर मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मींस 1 क्यूमेक,
1 क्यूमेक डिस्चार्ज देता हूं तो मेरा कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, कितनी एरिया में मैं सिंचाई कर पाता हूं, वो मेरा क्या हो जाता है, ड्यूटी। मींस अगर मैं 1 क्यूमेक एरिया देता हूं, 1 क्यूमेक वाटर देता हूं तो मेरा कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है, ड्यूटी। मींस यहां से मैं ड्यूटी की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, अपन ने पहले ही कहा था इरिगेशन है, एरिया किस में ज्यादातर मेजर करते हैं, हेक्टेयर में, तो यहां पर लिख देते हैं एरिया इन हेक्टेयर, एरिया इन हेक्टेयर which can be irrigated by, which can be irrigated by 1 cubic of water, 1 cubic of water। 1 क्यूमेक वाटर दे रहा हूं तो मेरा कितना एरिया इरिगेट हो रहा है। अब इसकी ड्यूटी को मैं किससे डिनोट करता हूं, डी से, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, अब आप खुद ही बता सकते हो कि मेरा एरिया इरिगेट हो रहा है, मींस एरिया किस में आ गया, हेक्टेयर, और किससे यूनिट, किससे हो रहा है, 1 क्यूमेक ऑफ वाटर से, मींस हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसकी क्या हो गई, यूनिट। ठीक है, तो ड्यूटी मेरे को क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है कि 1 क्यूमेक में वाटर दे रहा हूं तो कितना एरिया इरिगेट हो रहा है। बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैं कितनी डेप्थ की वाटरिंग कर रहा हूं, कितनी डेप्थ में मैं वाटर प्रोवाइड कर रहा हूं उस फील्ड में, है ना। तो डेल्टा क्या बताएं, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर। और डेल्टा को कैसे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। अब डेल्टा किस में मेजर करते हैं, तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। उससे पहले ड्यूटी और डेल्टा का मतलब समझ में आया ना। ड्यूटी क्या हो गई कि मेरा एरिया बता रहा है कि इतना एरिया मेरा इरिगेट हो रहा है 1 क्यूमेक ऑफ वाटर, और डेल्टा मेरा क्या बता रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर बता रहा है। ठीक है, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड होती है मेरे क्रॉप के लिए। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है, मेरा ड्यूटी इज इक्वल टू, ड्यूटी क्या होता है मेरा 8.64 बी बाय डेल्टा। बी क्या होता है, बी होता है मेरा बेस पीरियड, बी क्या होता है, बेस पीरियड। और बेस पीरियड अपन ने बताया था क्या होता है मेरा, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग के बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस पीरियड बोलता हूं। बेस पीरियड किस में मेजर करते हैं, डेज में मेजर करते हैं। गॉट इट। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है मेरा डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर। और डेप्थ ऑफ वाटर इस फॉर्मूले के लिए जहां पर मेरा 8.64 बी बाई डेल्टा है, यहां पर मेरा डेप्थ ऑफ वाटर किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, और डी ड्यूटी किस में होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होती है। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट यूनिट याद रखोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक रिलेशनशिप बनता है 864 बी बाई डेल्टा। ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा। बी बेस पीरियड सेम रहेगा वो डेज में, लेकिन डेल्टा यहां पर डेप्थ है वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा किस में रखता हूं मैं, सेंटीमीटर में रखता हूं। कभी कभी एक बार फिट वाला भी रिलेशन पूछ लेते हैं कि ड्यूटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ बी बाई डेल्टा होता है, और यहां पर जो डेल्टा होता है वो किस में होता है, फीट में होता है। गॉट इट। ये भी रिलेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट ये दोनों रिलेशन नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, और ये दे दिया तो आपको ये ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये होता है मेरा ड्यूटी और डेल्टा के बीच रिलेशनशिप, और यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। ठीक है, अब आता है कुछ क्या मेरे फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्यूटी और डेल्टा को। ठीक है, मींस मेरी ड्यूटी दे रहा, मैं वाटरिंग कर रहा हूं फील्ड में, तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको मैं वैसे बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। 1 हेक्टेयर होता है वो 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए काम आएगा आपके। गॉट इट। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। अब मेरे कौन कौन से फैक्टर है जो ड्यूटी ऑफ वाटर को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सोचो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा क्लाइमेट क्या है। ठीक है, मेरा विंटर है या समर है, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है मेरे ड्यूटी ऑफ डेल्टा को, है ना। मेरी सॉइल की टाइप क्या है, ठीक है, कैनाल की कंडीशन क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, तो सारे फैक्टर अपन कंसीडर करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर,
ठीक है, वाटर की ड्यूटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब देखो टाइप ऑफ क्रॉप में बात करें, अगर मेरे क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर मेरी किसी क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा मींस क्या हुआ, मान लो ये मेरा फील्ड है और ये फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में जो फसल है उसको 50 बाल्टी पानी चाहिए 1 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए, लेकिन ये फील्ड है उसको 50 बाल्टी पानी चाहिए कितने एरिया, मान लो 2 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए। किसकी ड्यूटी ज्यादा हुई, सेम 50 बाल्टी पानी में ये 1 हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर रहा है और ये 2 हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर रहा है, मींस इसकी ड्यूटी ज्यादा हुई, है ना। तो मेरी वाटर रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा हुई, अगर इसके लिए 2 एरिया इरिगेट करना मींस 100 बाल्टी चाहिए, मींस यहां पर वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा मींस मेरा क्या हुआ, ड्यूटी कम हो गई। तो यहां से ड्यूटी कम होती है किसके लिए, अगर मेरी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इंक्रीज हो रही है तो मेरी ड्यूटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गॉट इट। नेक्स्ट फैक्टर आता है अपना क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ गया मेरा क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं अपन समर की। अब समर है मींस क्या हुआ, मेरा इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा। समर मींस इवापोरेशन इंक्रीज, अगर इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है मींस क्या हुआ, मेरा लॉस ज्यादा हो रहा है, लॉस ज्यादा मींस ज्यादा वाटर देना पड़ेगा, और ज्यादा वाटर दे दिया मींस मेरी क्या हो गई, एक तरह से ड्यूटी तो डिक्रीज हो गई, है ना। बात करते हैं विंटर की। विंटर में क्या होगा, एज कंपेयर टू समर इवापोरेशन कम हो जाएगा, इवापोरेशन कम हो गया, इवापोरेशन कम मींस क्या हो गया, मेरा लॉसेज कम हो गया, और लॉसेज कम हुआ मतलब वाटर मेरे पास ज्यादा पड़ा है तो और ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकता हूं, मींस क्या हुआ, ड्यूटी मेरी इंक्रीज हुई। मींस यहां पर इवापोरेशन ज्यादा हुआ, मींस 50 बाल्टी पानी था उसमें से 2 बाल्टी इवापोरेशन चला गया, अब 48 बाल्टी पानी से मेरे 1 एरिया हेक्टेयर ही इरिगेट कर रहा हूं, जबकि यहां 50 बाल्टी पानी विंटर में है, लेकिन इवापोरेशन से मान लो 49, 1 बाल्टी गई, 49 बाल्टी मेरी बची है, तो मैं 1 से ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर मेरी क्या हुई, ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है, किस केस में, विंटर के केस में। गॉट इट। अब बात करते हैं रेनफॉल। अब रेनफॉल हो रहा है मींस क्या हो रहा है, मींस मेरे को वाटर मिल रहा है, डायरेक्टली नेचुरल वाटर मिल रहा है, तो मींस रेनफॉल इंक्रीज हुई, वाटर मिल गया, वाटर बढ़ गया अपने पास, वाटर बढ़ गया मींस ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकता हूं, ज्यादा एरिया इरिगेट मींस अगर रेनफॉल हो गई तो ड्यूटी इंक्रीज हो गई, है ना। मॉइस्चर कंडीशन की बात करता हूं कि मेरा मॉइस्चर कंटेंट कितना है एनवायरमेंट में, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, मींस क्या हुआ, इवापोरेशन कम हो गया, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा, इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इवापोरेशन जितनी बार डिक्रीज हो रहा है मेरा ड्यूटी क्या हो रहा है, उतनी बार इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट। तो मेरा क्लाइमेटिक कंडीशन समर, विंटर और रेनफॉल और मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या बताता है कि मेरा इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है तो ड्यूटी कम हो जाएगी, इवापोरेशन बढ़ रहा है तो ड्यूटी कम, इवापोरेशन कम हो रहा है तो ड्यूटी ज्यादा। गॉट इट। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो आता है मेरा मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड ऑफ इरिगेशन अपन ने सारे मेथड्स देखे और अपन को पता है कि जो मेरा मेथड ऑफ इरिगेशन, अब सोचो सब सरफेस इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन दोनों में से किसकी ड्यूटी ज्यादा होगी। सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं तो सरफेस इरिगेशन में क्या होगा, मेरा वाटर से इवापोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पे होगा, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में वाटर होगा तो इवापोरेशन ज्यादा मींस लॉस ज्यादा, और मींस क्या हुआ, मेरा ड्यूटी कम। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर मेरा सरफेस इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन, तो यहां से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इवापोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मींस ड्यूटी कम हो गई। लेकिन सब सरफेस के केस में क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट रूट जोन में पानी देता हूं, है ना, और रूट जोन में पानी दिए मींस ड्यूटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मेरा लॉसेज कम हो रहा है। और सब सरफेस इरिगेशन का कौन सा मेथड था, ड्रिप इरिगेशन, इसीलिए तो ड्रिप इरिगेशन अपने लिए एडवांटेज था ना। ड्रिप इरिगेशन का यही तो एडवांटेज था, क्योंकि मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है, मेरे को कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज कैनाल कंडीशन। कैनाल
कंडीशन। कैनाल कंडीशन की बात करते हैं। कैनाल होती है मेरी दो टाइप की, कौन कौन सी? लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल। लाइन कैनाल में क्या होता है, जैसे मेरी कैनाल ये चल रही है ना, ये कैनाल है। इस कैनाल में क्या करता हूं, यहां पर मैं यहां लाइनिंग कर देता हूं। लाइनिंग मीन्स लाइन खींचना नहीं होता भैया, लाइनिंग मीन्स यहां पर ईंटों से या फिर कुछ भी ऐसा कर देता हूं जहां से मेरे यहां पर क्या होता है, पानी का लॉसेज कम होता है, पर्कोलेशन कम हो जाता है, मेरी सिल्टिंग और स्करिंग कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मेरा वाटर का लॉस कम हो जाता है। जबकि अनलाइन कैनाल में तो क्या होता है, वाटर का लॉस ज्यादा हो जाता है ना। तो अगर मेरी कैनाल लाइन्ड कैनाल है, अगर मेरी कैनाल लाइन्ड कैनाल है, लाइन कैनाल मींस मेरा क्या हुआ, इवापोरेशन या फिर कोई भी लॉसेज डिक्रीज हो गया, पर्कोलेशन लॉसेज होता है मेनली। तो लाइन कैनाल मींस क्या हुआ, मेरा लॉसेज डिक्रीज, और लॉसेज डिक्रीज मेरा क्या बताता है कि ड्यूटी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज। जबकि अनलाइन कैनाल के केस में क्या हो जाएगा, अनलाइन कैनाल की बात करें तो लॉसेज बहुत ज्यादा होंगे, लॉसेज इंक्रीज मींस ड्यूटी डिक्रीज। तो इस तरह से मेरा लाइनिंग ऑफ कैनाल अफेक्ट करता है ड्यूटी को। नेक्स्ट अफेक्ट आता है क्वालिटी ऑफ वाटर इरिगेशन, ठीक है। क्वालिटी क्या अफेक्ट करती है, देखते हैं। अब वाटर की क्वालिटी कैसे, अपन ने पढ़ा था कि वाटर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, अब क्या होगा, अगर मेरे वाटर में सोडियम वगैरह प्रेजेंट होंगे और भी कोई सॉल्ट प्रेजेंट होंगे और कोई कैटाइन प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो लीचिंग की प्रॉब्लम कर, मतलब सॉल्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। मींस मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए लीचिंग करना पड़ेगा। लीचिंग करना मींस क्या हुआ, मेरे को और ज्यादा वाटर चाहिए, तो मेरा क्या हुआ, एज सॉल्ट इंक्रीज, सॉल्ट या फिर कैटाइन इंक्रीज हो रहा है, मींस क्या, मेरे को लीचिंग करनी पड़ेगी, लीचिंग रिक्वायरमेंट, और लीचिंग रिक्वायरमेंट हो गई मींस क्या, मेरे को वाटर की डिमांड ज्यादा होगी, वाटर बढ़ जाएगा, मेरे को और वाटर चाहिए होगा, और वाटर ज्यादा चाहिए मींस क्या होगा, मेरा ड्यूटी कम हो गई। तो मेरा अगर सॉल्टी वाटर होगा तो लीचिंग करनी पड़ेगी, और लीचिंग करना मींस वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा और ड्यूटी कम। तो यहां से डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर अगर सॉल्टी हुआ तो मेरा ड्यूटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेरा बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। अब बेस पीरियड ऑफ क्रॉप से क्या कनेक्शन है भैया, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, चलो बेस पीरियड, अगर मेरा फील्ड है इसकी बेस पीरियड ज्यादा है, किसी भी क्रॉप की बेस पीरियड ज्यादा मींस क्या हुआ, मेरे को ज्यादा टाइम के लिए पानी देना पड़ेगा ना, ज्यादा टाइम के लिए पानी दे रहा हूं मींस पानी ज्यादा दे रहा हूं, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, और पानी ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं मींस ड्यूटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जहां पर ये सोच लो, जहां पर पानी की खपत ज्यादा हो रही है वहां मेरी ड्यूटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर अगर बेस पीरियड मैं कह रहा हूं इंक्रीज हो रहा है, बेस पीरियड किसी क्रॉप के लिए ज्यादा है, तो वहां ड्यूटी क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है मेरा टाइप ऑफ सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है, तो डायरेक्ट ध्यान रखो, जो मेरी कोर्स ग्रैंड सॉइल होगी उसकी ड्यूटी लेस होगी, जबकि फाइन ग्रैंड सॉइल की ड्यूटी ज्यादा होगी। अगर मेरी कोर्स ग्रैंड सॉइल है, कोर्स ग्रैंड सॉइल, तो ड्यूटी मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा कम। कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए ड्यूटी कम, ध्यान रखना। फाइन ग्रैंड के केस में, फाइन ग्रैंड सॉइल है तो मेरी ड्यूटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये खेल आपको पहले समझा चुका हूं, क्या खेल होता है, पोरोसिटी का खेल होता है। इसमें ज्यादा वॉइड्स होते हैं, ज्यादा पोरोसिटी होती है, तो क्या होता है, पर्कोलेशन ज्यादा मींस ड्यूटी कम हो गई, और इसमें कम पर्कोलेशन होता है मींस मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है। गॉट इट। तो ये अपने थे वाटर फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर के कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, और सारे अपन समझ लिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा वाटर सॉल्टी है तो मेरे ड्यूटी पे क्या अफेक्ट होगा, कोर्स ग्रैंड सॉइल है तो ड्यूटी ज्यादा होगी या कम होगी फाइन ग्रैंड्स के कंपैरिजन में। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, वो आता है मेथड टू इंप्रूव ड्यूटी ऑफ वाटर। अब कौन कौन से मेथड है कि मैं ड्यूटी ऑफ वाटर इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी में से जो अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग करे हैं, उसी में से सोच के देखो कौन कौन से फैक्टर को अपन कंसीडर करेंगे।
तो नेक्स्ट आता है मेथड टू इंप्रूव ड्यूटी ऑफ वाटर। मेथड टू इंप्रूव ड्यूटी ऑफ वाटर। चलो, तो फर्स्ट क्या कर दूंगा मैं, सबसे पहले मैं कैनाल की लाइनिंग कर दूं, क्योंकि अगर मैं कैनाल की लाइनिंग करूंगा तो परकोलेशन लॉसेस तो कम ही हो जाएंगे। तो यहां पर लाइनिंग ऑफ कैनाल, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या आ जाता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर मैं मेरे लैंड को पहले ही लेवल करूंगा, पहले ही प्लफ्ड करूंगा, उससे जोत दूंगा, ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगी, यहां पर ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेवल द लैंड या लेवलिंग द लैंड एंड प्लफिंग प्रॉपरली, एंड कर दो, प्लफिंग प्रॉपरली बिफोर सोविंग ऑफ सीड्स। मैं बीज बोने से पहले क्या कर दूंगा, लैंड को लेवल कर दूंगा। ठीक है, यहां से भी मेरी क्या हो जाती है, ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, मैं क्रॉप का रोटेशन कर सकता हूं, कर सकता हूं, जिससे भी मेरी ड्यूटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। और क्या कर सकता हूं, जो मेरे किसान है ना, फॉर्मर्स है या कल्टीवेटर्स है, उनको क्या कर सकता हूं, ट्रेंड कर सकता हूं। तो ट्रेंड कल्टीवेटर्स। और क्या कर सकता हूं भैया, सोचो, अपने डिफरेंट मेथड्स पता है, उन मेथड्स का भी तो अच्छे से यूज करेंगे। तो यूज सूटेबल मेथड, ये सारे काम कर सकता हूं, किस लिए, मैं अपने ड्यूटी को इंक्रीज करना है, मेरे को ड्यूटी बढ़ानी है, तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, है ना। अब कुछ आते हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है जो बहुत काम की है और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अपन कुछ करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखते हैं। तो सबसे पहली टर्म्स आती है मेरा ग्रॉस कमांडेड एरिया। ग्रॉस कमांडेड एरिया, इसे मैं बोलता हूं GCA, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है, जैसे ये मेरा फील्ड है, अब इस फील्ड में कंप्लीट एरिया में तो मैं क्या करता हूं, खेती करता नहीं हूं भाई। कहीं मेरा घर बना होगा, कहीं मेरा क्या होगा, पानी स्टोरेज के लिए यहां बना हुआ होगा, कहीं मेरी रोडें बनी हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर तो खेती, रोड पे कोई खेती होती है, नहीं होती ना। तो जो एरिया क्या, जहां पर मेरी खेती नहीं हो रही है प्लस जहां पर मेरी खेती हो रही है, दोनों कंप्लीट जो एरिया होता है, कंप्लीट खेत का एरिया, चाहे वहां मेरी खेती हो रही है चाहे मेरी खेती नहीं हो रही है, वो मेरा क्या होता है, ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया को यहां मैं क्या लिख सकता हूं, कल्टीवेबल एरिया प्लस अनकल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल एरिया प्लस अनकल्टीवेबल एरिया। जो टोटल कंप्लीट एरिया होगा उसे मैं क्या बोलता हूं, ग्रॉस कमांडेड एरिया। मतलब पूरे फील्ड का जो भी एरिया होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस कमांडेड एरिया। यहां इसकी लेंथ L और ब्रेथ भी, अगर इसका ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कंप्लीट जो होगा वो मेरा क्या होगा, GCA, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ग्रॉस कमांडेड एरिया में सारे इंक्लूड आते हैं भैया, एरिया ऑफ पॉन्ड हो गया, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, एरिया ऑफ रोड, सारे इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया। अब कल्चरेबल कमांडेड एरिया कौन सा हो गया, जहां पर मेरी खेती हो रही है, सिर्फ वो वाला एरिया होता है मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो सेकंड आता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो जिस एरिया पे मेरी खेती हो रही है वो मेरा क्या हो गया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA से डिनोट करता हूं, वो क्या हो गया, ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया, है ना। क्या हो गया, जैसे ये मेरा फील्ड है, यहां पर मैंने कह दिया कि यहां पर मेरा कोई वाटर स्टोरेज के लिए बना हुआ है और यहां पर एक घर बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कंप्लीट एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो जो पीछे जो एरिया बचा है ये वाला, ये एरिया मेरा क्या हो जाता है, ये एरिया हो जाता है मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA।
अब अनकल्टिवेबल एरिया कौन सा हो गया, जहां पर मेरी खेती नहीं हो रही है, ठीक है, जहां जैसे मेरा कौन क्या हो गया, वाटर स्टोरेज हो गया, जैसे मेरा ये घर हो गया, जहां पर मेरी रोड्स है, तो ये मेरा क्या हो गया, अनकल्टिवेबल एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना अनकल्टिवेबल एरिया, तो कौन सा होता है, जहां पर मेरी खेती नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसमें आता है कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया और कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। तो कल्चर, अब यहां पर मान लो, चलो वापस बना देते हैं इसको। अब मैंने बोला ये मेरा फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है और यहां पर एक वाटर स्टोरेज के लिए बना है और यहां कोई घर बना हुआ है, ये रोड जा रही है मेरी, ये यहां रोड जा रही है, बाकी एरिया में ये मेरी यहां तक चलो रोड है। ठीक है, अब इस बाकी जो एरिया बचा है यहां पर मेरी क्या हो रही है, खेती हो रही है। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, यानी यहां पर मैं खेती कर सकता हूं। लेकिन किसी क्रॉप सीजन में मैंने कह दिया कि मैं यहां पर इस एरिया में खेती कर ही नहीं रहा, इस एरिया में खेती नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ इतने इतने एरिया में खेती कर रहा हूं, तो जिस एरिया में उस क्रॉप सीजन, पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में जिस एरिया में खेती हो रही है उसे क्या बोलूंगा, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। क्या बोलूंगा, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। तो यहां पर इसमें पॉइंट डाल सकते हो, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। तो कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया कौन सा होता है, तो यहां पर लिख सकते हो आप, एरिया एक्चुअली कल्टीवेटेड ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, एरिया एक्चुअली कल्टीवेटेड ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, मींस उस क्रॉप सीजन में कितना एरिया मैं कल्चरेबल के लिए यूज, खेती के लिए यूज कर रहा हूं, क्रॉप सीजन। आया समझ, दोनों में डिफरेंस समझ आया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस समझ आया। इसको भी कभी कभी सीसीए से लिखते हैं, लेकिन मेनली सीसीए कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया कौन सा हो गया, कि जिस क्रॉप सीजन में मैं जो एरिया इरिगेट नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, इसमें ये भी इंक्लूड आएगा वाटर स्टोरेज वगैरह, जहां पर मेरा घर हुआ, तो वो क्या हो गया, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। क्या उसमें ये इंक्लूड होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या करें, जो कल्चरेबल था उसमें जो अनकल्टिवेटेड, यानी उस क्रॉप में जो कल्चरेबल एरिया का जो अनकल्टिवेबल एरिया है वो होता है। ठीक है, तो उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, मेरा हाउस है तो मेरा वाटर स्टोरेज है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया क्या हो गया, यहां पर सेकंड पॉइंट डाल के लिख देते हैं, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। तो क्या हो गया यहां पर, पोर्शन ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया विच इज नॉट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, पोर्शन ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया विच इज नॉट इरिगेटेड ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कल्चरेबल कमांडेड एरिया तो क्या होता है, जिस एरिया में मैं खेती कर सकता हूं। कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, जिस एरिया के जिस पार्ट में मैं खेती उस क्रॉप सीजन में कर रहा हूं वो हो गया मेरा कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और जिस एरिया में खेती कर सकता हूं लेकिन उस क्रॉप सीजन में वहां पर मैं खेती नहीं कर रहा हूं वो हो गया मेरा कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। डिफरेंस समझ में आना चाहिए दोनों तीनों टर्म्स का। आया समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन आती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मींस मैं कितना पानी दे रहा हूं, है ना। इंटेंसिटी मींस क्या हो गया, कितना पानी दे रहा हूं, कितनी डेप्थ तक पानी दे रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ऑफ इरिगेशन, इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया, क्या जहां पर मैं खेती कर रहा हूं। परसेंटेज ऑफ, इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली, यानी मैं उस क्रॉप सीजन में उस वर्ष में कितना एरिया इरिगेट कर रहा हूं, किसका, कल्चरेबल कमांडेड एरिया का। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as percentage of cultivable commanded area
इरिगेटेड एनुअली। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे ये खेत है, ठीक है, इस खेत में मैं कह रहा हूं अगर मेरे रबी के सीजन में मैं 70% एरिया इरिगेट कर रहा हूं। कौन सी सीजन में? रबी की सीजन में 70% एरिया इरिगेट कर रहा हूं, और खरीफ की सीजन में मैं 80% एरिया इरिगेट कर रहा हूं। ठीक है, तो पूछ लिया टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या बात करता है अपन? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया इरिगेटेड एनुअली। कंप्लीट ईयर में कितना मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया का परसेंटेज मैंने यूज किया है। तो रबी के केस में 70 लिया और खरीफ के केस में 80 लिया, तो क्या हो जाएगी मेरी इंटेंसिटी? तो इंटेंसिटी हो जाएगा रबी प्लस खरीफ। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? रबी प्लस खरीफ, और कितना हो जाएगा? 70% प्लस 80%, मींस मेरा टोटल क्या हो जाएगा? 150% इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। गॉट इट? आया समझ में? अब इसी पे बेस्ड मान लो मेरे को बोल दिया कि रबी के केस में 70% लिया एक बार, और दूसरी उसी रबी के खेत में कर रहा हूं मैं मान लो 40%, ठीक है, और खरीफ के केस में 80% ले रहा हूं, तब क्या हो जाएगा? जो मेरा मैक्सिमम होगा इन दोनों में से वो यूज लूंगा। तो हमेशा मैं मैक्सिमम की तरफ बात करूंगा। तो और टोटल क्या हो जाएगा? रबी प्लस खरीफ के लिए हो जाएगा। गॉट इट? आया समझ में? मान लो ऐसा हो गया 2 महीने तो मैंने 70% एरिया इरिगेट किया रबी के केस में, और फिर 1-2 महीने के लिए 40% ही किया, तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा? 70 प्लस 80, जो मैक्सिमम होगा वो लूंगा। गॉट इट? आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो को अपन और क्या कह सकते हैं? रबी खरीफ रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया इरिगेटेड अंडर रबी सीजन टू खरीफ सीजन होता है मेरा क्रॉप रेशियो। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चाहे वो डेफिनेशन पे बनो, चाहे फॉर्मूलाज पे बनो, चाहे न्यूमेरिकल्स टाइप में बनो, कैसे भी बन सकते हैं। तो आता है क्रॉप रेशियो। फोर्थ टर्म आती है क्रॉप रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? और रबी खरीफ रेशियो, आल्सो नॉन एज रबी खरीफ रेशियो। और इस डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड अंडर रबी सीजन टू खरीफ सीजन, अंडर रबी टू एरिया इरिगेटेड अंडर खरीफ सीजन। ठीक है, और ये होता है मेरा क्रॉप रेशियो। आया समझ? क्रॉप रेशियो क्या होता है? एरिया इरिगेटेड अंडर रबी सीजन टू एरिया इरिगेटेड अंडर खरीफ सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कोर डेप्थ क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, और कोर पीरियड क्या होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग और कोर पीरियड। चलो एक बार वापस वो रिवाइज करा देते हैं। ये मेरा फील्ड है, यहां पर मैंने क्या किया? सोविंग ऑफ सीड्स किया, और यहां हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स। तो यहां बात करते हैं अपन सोविंग ऑफ सीड्स, और यहां आता है हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स। कोर डेप्थ क्या हो रहा था मेरा? सबसे पहले कोर पीरियड की बात कर ले। कोर पीरियड तो क्या हो रहा था मेरा? यहां पर सोविंग ऑफ सीड्स के बाद अगर मेरी फसल थोड़ी सी ग्रो करती है ना, थोड़ी सी ग्रो करती है, थोड़ी सी ग्रो करने के बाद जो मैं पानी देता हूं वो तो मेरे क्या हो गया? कोर वाटरिंग। ठीक है, अगर मेरी फसल थोड़ी सी ग्रो कर जाए उसके बाद में जो मैं पानी देता हूं, फर्स्ट वाटरिंग करता हूं आफ्टर सोविंग ऑफ सीड्स, वो मेरी क्या हो गई? कोर वाटरिंग। और जितनी डेप्थ के लिए करता हूं वो मेरी क्या हो गई? कोर डेप्थ। ठीक है, और जितने टाइम के लिए करता हूं वो मेरी क्या हो गई? कोर पीरियड। ठीक है, मींस अब मेरी फसल के थोड़े से ग्रो होने के बाद जो मैं सोविंग ऑफ सीड्स के बाद फर्स्ट वाटरिंग करता हूं वो मेरी क्या होती है? कोर वाटरिंग। जितनी डेप्थ के लिए करता हूं कोर डेप्थ, और जितने पीरियड के लिए वो
इरिगेट कर रहा हूँ वो मेरा क्या हो गया, कोर पीरियड। और मैंने बताया था ये मेरी क्या होती है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटरिंग भी होती है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटरिंग होती है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में एक रिलेशंस भी बनता है, वही सेम ड्यूटी डेल्टा वाला कि 8.64 जहां बी था वहां हो जाएगा मेरा कोर पीरियड, कोर पीरियड, और जहां डेल्टा था वहां मेरा क्या आ जाएगा, कोर डेप्थ आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन बनता है कोर वॉट ड्यूटी के लिए, कोर डेप्थ और कोर पीरियड के बीच में। ठीक है, कोर पीरियड वही डेज में हो जाएगा, कोर डेप्थ मीटर सेंटीमीटर वही रहेगा। ठीक है, तो ये अपन ने डिफरेंट टर्म्स पढ़े, इसके बाद और भी कुछ टर्म्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने मैक्सिमम क्या दिया कि ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी के कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और कुछ डिफरेंट टर्म्स थी जिनके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्या होती है मेरी एफिशिएंसी, सारी एफिशिएंसी पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो स्टे विद इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.